हेलो एवरीवन। सो आज हम एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। अब इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 8 गाइडलाइंस यहाँ पर दी थी जिन्हें पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करते टाइम ध्यान में रखना ज़रूरी है। अरनेश कुमार जो हैं वो एक हस्बैंड है और उनके ऊपर 498A क्रूअल्टी का चार्ज लगा था, जिसकी वजह से अब क्योंकि क्रूअल्टी नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसमें बेल की ज़रूरत थी, तो अरनेश कुमार जो हैं उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी बेल की सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने मोर ओवर वो जो 8 गाइडलाइंस है पुलिस को जो फॉलो करना चाहिए अरेस्ट करने से पहले, वो यहाँ पर दी और अरनेश कुमार को वहाँ पर बेल दे दी। आते हैं, हम शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ पर पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम 2 तरह के ऑफेंसेस पढ़ते हैं। एक है कॉग्निजेबल, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सेक्शन 2C में डिफाइंड है CRPC के, और कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पर बताया गया है वो ऑफेंसेस जिनमें कि पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, मोरओवर सेक्शन 2L में हम देखते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर जो है जहाँ पर बिना कोई वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही वारंट के थ्रू ही अरेस्ट कर सकता है कोई भी ऑफेंडर को, अक्यूज्ड को, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं होते, इनियस ऑफेंस नहीं होते हैं। वेयर एज कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं बहुत ही सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मर्डर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस जो है वो मर्डरर को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मोर ओवर इसके आगे हम आते हैं तो बेलेबल और नॉन बेलेबल का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इसके ही रिलेशन में है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो बेलेबल और नॉन बेलेबल भी होते हैं, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा बेलेबल होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, ये भी ठीक है। मोर ओवर हम सेक्शन 154 की बात करें जहाँ पर FIR फाइल की जाती है कॉग्निजेबल केसेस में, और सेक्शन 156 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में देखें तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बताई गई है कॉग्निजेबल केस में। तो ऐसे में पुलिस जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और वहाँ पर प्रोसीजर दिया है कि सबसे पहले FIR होगी, देन फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, मोर ओवर फिर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अरेस्ट करेंगे अक्यूज्ड पर्सन्स को जिनके ऊपर ज़्यादा एप्रीहेंशन है कि इनने ऑफेंस किया, इनके द्वारा ऑफेंस किया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर अरनेश कुमार जो हैं उन्होंने 498A ऑफ IPC में जो क्रूअल्टी का केस है वो इन पर लगा था। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, पर इसमें बेल दी जा सकती है अगर बेल एप्लीकेशन लगाई गई हो, तो कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी। वहाँ पर ऐसी कुछ फैक्ट्स मिले जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दिखा कि अरेस्ट जो किया गया था पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा वो अनलॉफुल अरेस्ट था। तो ऐसे में हमें पहले समझना है कि लॉफुल अरेस्ट और अनलॉफुल अरेस्ट क्या होता है। तो वापस हम आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर, जहाँ पर सेक्शन 41 में दिया गया है गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस और प्रोसीजर, जिसके माध्यम से, जिसके तहत पुलिस ऑफिसर जो हैं वो बाउंड हैं लॉफुल अरेस्ट करने के लिए। वो जो प्रोसीजर दिया गया है, वो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर उन केसेस में ही अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा तो वो लॉफुल अरेस्ट है, बट अगर उन पॉइंट्स का परसुएंस में कोई अरेस्ट नहीं किया जाता है तो वो अनलॉफुल अरेस्ट होगा। तो कोर्ट ने तो सबसे पहले अरनेश कुमार जी की बात बताई कि 498 में लाइक जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो स्टेट किए। ये कुछ 22 पेज का जजमेंट है, बहुत ही छोटा है ऐसे तो, एंड आपको रीड भी करना चाहिए इसे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है 2011-12 से इंडिया में, उसका स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात की। इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस जो हैं वो मेजॉरिटी क्रिमिनल केसेस हैं। 4.5 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ केसेस क्रिमिनल केसेस हैं। सिविल केसेस की बात हम साइड हटा रहे हैं क्योंकि सिविल केसेस जो हैं इंडिया में और जो भी मिसलेनियस केसेस हैं वो 1.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में, जो कि रेलेवेंट भी हैं और जिन्हें सॉल्व करना और स्क्वायर शॉट करना लाइक ठीक है, मेंटेनेबल है। बट 3.5 करोड़ केसेस, वो भी क्रिमिनल केसेस, ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने जजमेंट में स्टैटिस्टिक्स को बताते हुए ये बताया कि क्रिमिनल केसेस मेजॉरिटी पेंडिंग हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। बात करते हैं हम सेक्शन 498A जो कि क्रूअल्टी का चार्ज लगाता है हस्बैंड पे। ऐसे में हस्बैंड या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर फीमेल को लाइक जो वाइफ हैं उसको अगर क्रूअल्टी करता है डाउरी क्लेम करने के लिए, तो ऐसे में वहाँ पर 498A का चार्ज लग जाता है।
मोर ओवर मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है, कोर्ट ने बताया है, स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि ऑफेंडर जो है या फिर जो अक्यूज है, अच्छे से सही शब्द यूज करें, अक्यूज, तो अक्यूज पर रॉन्ग चार्जेस ज़्यादा लगाए जाते हैं। इंडिया में अराउंड 86-87% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस ही हैं, और उनमें हस्बैंड जो है, जो कि अक्यूज है, उसे एक्विटल कर दिया जाता है। बचे कुछ 15% 16% केसेस में ही कन्विक्शन होता है। ये हम बात करें पर्टिकुलरली सेक्शन 498A के जब चार्ज लगते हैं तब की। ऐसे दूसरे भी केसेस हैं, दूसरे भी चार्जेस हैं जिनमें फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं और बहुत ही गलत तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, और जिसकी वजह से हम एक लार्जर व्यू में देखें तो इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। इसकी यही वजह है। मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस है, पुलिस सिस्टम है इंडिया का, उस पर भी कुछ बातें करी। इंडिया में जो पुलिस सिस्टम है, जो पुलिस करप्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव चीज़ जो है वो है पावर ऑफ अरेस्ट। पावर ऑफ अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर्स के पास अरेस्ट करने की पावर है, और इस पावर के माध्यम से वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं जब हम बात करें पुलिस करप्शन की। ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट में 2-3 चीज़ें और बताई हैं, और इसे पढ़ के मुझे लगा, महसूस हुआ, मैं समझा कि सुप्रीम कोर्ट भी समझता है, जानता है बहुत ही अच्छे से कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें क्या हो रही हैं एग्जैक्टली। हर जजमेंट में, मैंने कई जजमेंट पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट सारी लकुनाज जो हैं इंडियन सिस्टम में वो स्टेट करता है, पर उसका सॉल्यूशन नहीं बताता। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन 41 जो मैंने बताया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कि बेसिकली लॉ जो है उसको फॉलो करना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को भी। सपोज सेक्शन 41 की सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब उन 5 पॉइंट्स में ये लिखा है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर दिए गए अरेस्ट तभी कर सकता है जब, पहला केस, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। एक ऑफेंडर को नया अगला कोई ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए अरेस्ट कर सकती है पुलिस। ऑब्वियसली बात है, वो प्रिवेंशन जो है उसके बेसिस पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सेकंड पॉइंट, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन और करने के लिए वो अरेस्ट कर सकती है। ऑलराइट। थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। अगर एविडेंस का टैम्पर किया जाता है या पुलिस को ऐसा एप्रीहेंशन होता है कि ऑफेंस कमिट किया जाएगा, एविडेंस को, कोई भी केस के एविडेंस को टैम्पर करने का, तो वहाँ पुलिस अरेस्ट कर सकती है। Moreover, fourth point we have is to prevent such person from making any threat or promise to any person acquainted with the facts of the case। मतलब कुछ भी केस जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके कोई भी उससे कोई भी व्यक्ति को अफेक्ट कर देना या बहला फुसला देना, जिससे कि वो केस रोक दिया जा सके या उस केस के फैक्ट्स को चेंज कर दिया जा सके, ऐसे में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। Fifth point, as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। मतलब जब कोर्ट को ऐसा इंश्योरिटी नहीं होती है कि ऑफेंडर या अक्यूज जो है वो समन करने पर वापस कोर्ट में हाजिरी देगा, तो ऐसे में पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने 8 गाइडलाइंस दी हैं और कहा है कि इस जजमेंट में ये गाइडलाइंस देने का इनका एक ही पर्पस है, इनके 2 ही पर्पस हैं। वो पहला पर्पस ये है कि अनलॉफुल अरेस्ट नहीं करे पुलिस ऐसा नहीं कि पुलिस के पास क्योंकि पावर है तो वो किसी को भी अरेस्ट कर ले। दूसरी चीज़ कि मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 167 में जो ऑथोराइज्ड डिटेंशन होता है उसको भी रेस्ट्रिक्टिव सेंस में कर दे और लिमिट कर दे। मतलब अननेसेसरीली या फिर बहुत ही कैजुअली नहीं ऑथोराइज कर दे डिटेंशन के लिए, जो 60-90 डेज का होता है सरप्लस डिटेंशन, जिसमें कि पुलिस बोलती है हमें इन्वेस्टिगेशन और करनी है। तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अरेस्ट अगर लॉफुल है तो ठीक है, अगर लग रहा है नेसेसरी है तो दे दी जाए ऑथोराइज डिटेंशन, या फिर अगर अनलॉफुल अरेस्ट है तो प्रिवेंट की जाए, क्योंकि ऐसे में चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि अक्यूज जो है उसके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट ज़्यादा होगा पुलिस स्टेशन में। तो इस वजह से ये 8 गाइडलाइंस दी हैं इस केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने पहला गाइडलाइन में जो कहा है वो ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे पुलिस ऑफिसर को ऐसा इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि सेक्शन 498A का जब भी केस हो, पुलिस ऑफिसर्स को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर अरेस्ट करने की नेसेसिटी है भी कि नहीं, और
अरेस्ट करना भी है तो सेक्शन 41 के जो क्लॉज बी है उसके सारे पॉइंट, जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, उन 5 पॉइंट्स के अंदर अगर वो आता है तो ही अरेस्ट करें। सेकेंड गाइडलाइन जो ये कही है वो ये है कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 के तहत एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, वो जो 5 पॉइंट्स की है, और उस चेकलिस्ट के तहत ही पुलिस ऑफिसर को मार्क कर करके या अनमार्क करके वहाँ पर अरेस्ट करना चाहिए, और वो चेकलिस्ट जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए जब भी अपीयरेंस होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर चेकलिस्ट दे मजिस्ट्रेट को और रीज़न भी रिकॉर्ड करे, और मजिस्ट्रेट को सारे रीजंस भी दे जिनकी वजह से अरेस्ट किया गया था। फोर्थ पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑथोराइज डिटेंशन तभी करेगा जब पुलिस ऑफिसर ये रिपोर्ट फर्निश करेगा कि जो अरेस्ट है वो क्यों किया गया था, उसके बेसिस पे ही, रीजनेबिलिटी के बेसिस पे ही ऑथोराइज डिटेंशन ग्रांट करेगा मजिस्ट्रेट। अब ये जो रूल्स बताए, गाइडलाइंस बताई है, अगर इनका कंप्लायंस नहीं होता है तो इसके लिए क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7th गाइडलाइन में ये भी कहा है कि अगर इन सारे डायरेक्शंस का कंप्लाई नहीं किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो पहली चीज़ तो जो कि ऑब्वियस है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा, मोर ओवर उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए लगेगा क्योंकि कंटेम्प्ट का मतलब यही होता है कि जब भी कोर्ट कुछ डायरेक्शंस दे और उन डायरेक्शंस का पालन नहीं किया जाए तो वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है और इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करता है पुलिस ऑफिसर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर लग जाएगा। मोरओवर 8th पॉइंट में ये बताया है कि ऑथोराइज डिटेंशन जो है, अगर रीज़न बिना रीज़न रिकॉर्ड किए वो दिया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, जो कि 2014 का केस है, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, 8 गाइडलाइंस हो जाती हैं। मोर ओवर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की केस में जो 11 से 12 गाइडलाइंस आई थिंक दी गई थी, वो इन गाइडलाइन से डिफरेंट कैसे है और एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू।